वालेकुम अस्सलाम। तो जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे करेक्ट एग्रीमेंट का सेकंड लेक्चर। कल के लेक्चर से रेलिवेंट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं एक दफ़ा इसको जस्ट 5 मिनट्स में रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप कर लीजिएगा। एंड आई डू होप कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको एक दफ़ा कम्प्लीटली रिवाइज करवाने लगा हूँ विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई हैव अ क्वेश्चन, नन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस बुक में दिया है, इसमें ये करेंगे डिस्कस आज हम, क्योंकि नन भी हमारा एक सब्जेक्ट है, नो वन भी एक सब्जेक्ट है। ये तमाम बातें मैं आज इस पर बताऊंगा। आपका जो एलएमएस का टेस्ट है उसकी डिस्कशन आई थिंक सो वहीं पर ही अपलोड हो जाती है। हम जो लेक्चर यहाँ पे पढ़ेंगे उसका टेस्ट जो होगा उसकी डिस्कशन मैं आपको लाइव करवाया करूँगा। तो कल भी एक बात कही थी कि बी प्रिसाइज। फिलहाल आप जिस वक्त जिस लेक्चर में हैं उस लेक्चर के कंटेंट जो आप पढ़ चुके हैं, टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उससे रेलिवेंट अपना क्वेश्चन कीजिए। वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। आवाज़ ठीक है, आप अपनी हैंड फ्री को एडजस्ट कर लीजिए, या अगर आपके सराउंडिंग्स में शोर है, फ़ैन ऑन है, तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आप दूर हो जाइए। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो नॉमिनल एडजेक्टिव प्लीज़। नॉमिनल एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि वो नाउन जो आर्टिकल के साथ यूज़ हो और वो क्लास भी शो करता हो, द रिच, द नीडी, द पुअर, द इनोसेंट, द डेड। इसमें नाउन अंडरस्टूड होता है। ठीक है, ये भी फ्रेजेस में मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं आपको दोबारा स्क्रीन के ऊपर भी दिखा दूंगा। तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। उसमें नाउन अंडरस्टूड होता है। क्लॉज अभी एक्सप्लेन करता हूँ, क्लॉज भी दोबारा बता देता हूँ। कंप्लीट सेंटेंस जो है उसे क्लॉज भी कहते हैं हम। डिफरेंस ये है क्लॉज और सेंटेंस में, एक क्लॉज में सिर्फ एक ही बात की जाती है। एक सेंटेंस आप समझ लें, उसमें एक सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट है। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सेंटेंस की बात करें जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा हो, तो उसमें डिफरेंट क्लॉजेज आ सकते हैं। स्पेशली इसको एडवर्ब के लिए रखिए, एडवर्ब में डिस्कस करेंगे, इसका यहाँ भी कोई काम नहीं। द नीडी इज नाउन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नॉमिनल एडजेक्टिव नाउन होता है। मैंने कहा था रिड्यूस्ड नाउन फ्रेज है, मतलब इसके आगे द नीडी पीपल अंडरस्टूड है ना कि वो लिखा जाएगा, या अंडरस्टूड है कि हम उसको ना भी लिखें तो क्लियर है, तो वो आप ओमिट कर दीजिए। तो द नीडी मीन्स आप पीपल की बात कर रहे हैं, तो वो फंक्शन नाउन का दे देता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एक नाउन फ्रेज था जिसे आपने रिड्यूस करके लिखा है। बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं है तो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्योंकि 144 पे अगर चली जाती है तो उसको आप 480 पे कर लीजिए, 360 पे कर लें, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। एज वेल एज के साथ प्लूरल आता है या सिंगुलर, पता नहीं, अभी देखेंगे क्या आता है, अभी तो उसको डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ये सारी चीज़ें जो आप पूछ रहे हो ये प्रायर नॉलेज की वजह से पूछ रहे हो, या आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं थोड़ी बहुत और भूल भी गई हैं। हाँ, एपोजिशन बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको अगले 5 मिनट में सुनिए, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अ वर्ड कैन बी अ सब्जेक्ट। वर्ड में दो चीज़ें थी, अब मैं इसको पर्पल से हाईलाइट करूँगा तो आप समझिएगा कि ये पॉइंट्स हमारे रिवाइज हो रहे हैं। नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन। ये दो वर्ड्स सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। प्रोनाउन के बारे में मैंने ये बता दिया था कि ही, शी, दे, इट, ये तमाम वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट आते हैं। सुंदस में भी आपके सवाल का जवाब देता हूँ जब मैं फ्रेजेस की बात करूँगा, ठीक है। तो लेक्चर को गौर से सुनिए। इनके अलावा कुछ हमारे पास, ये तो हो गए डेफिनेट प्रोनाउंस, क्योंकि ये पर्सन्स के लिए हैं। कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी होते हैं, जैसे सम है, फ्यू है, ऑल है। ये तमाम प्रोनाउंस हैं, लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे ये आते हैं, और ये वन वर्ड की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडली,
नाउन में अगर हम देखें तो मैंने आपको 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स बताए थे जो वन वर्ड सब्जेक्ट बनता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कुछ आपको सेंटेंस में ऐसे नाउन दिखेंगे जो दिखने में अपनी फॉर्म में सिंगुलर है। मैं यहाँ वर्ड लिख देता हूँ फॉर्म, ताकि आपको आइडिया हो जाए जो ऊपर लिखे हुए हैं ये फॉर्म है और जो नीचे लिखे हुए हैं ये फंक्शन को शो करते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म में सिंपल हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन अपने फंक्शन में वो प्लूरल हैं। एग्जाम्पल्स थी पीपल एंड शीप। ये दोनों दिखने में हमारे जैसे हम रेगुलर प्लूरल बनाते हैं एस और यस लगाकर, ये उस तरह से नहीं बने हुए, लेकिन ये प्लूरल हैं। सेकंड देखिए, कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल हैं बट अपने फंक्शन में वो सिंगुलर हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, सीरीज़, ये 2 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे। इस पे स्टार क्यों मार्क किया था, क्योंकि इससे रेलिवेंट पॉइंट्स मैं आगे आपको लेक्चर में बताऊंगा। आई डोंट नो कि इजी होगा या डिफ़िकल्ट। इजी और डिफ़िकल्ट की डेफिनेशन क्या है? क्या चीज़ इजी है, क्या नहीं है? 2 + 2 मेक 4, 2 + 2 मेक्स 4। बहुत से लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और जिनको इसका लॉजिक आंसर मालूम है उनके लिए बहुत आसान है। तो सिंपल है या डिफ़िकल्ट है, ये डिसाइड करता है कि आपको जो चीज़ आती है दैट इज़ सिंपल फॉर यू, और जो नहीं आती ऑब्वियसली दैट इज़ हार्ड फॉर यू, डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो थर्ड नाउन फॉर्म में सिंगुलर और अपने फंक्शन में भी सिंगुलर। हेयर, फर्नीचर। फर्नीचर से याद आया कि कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि फर्नीचर सिंगुलर कैसे है। देखिए, आप अगर फर्नीचर शॉप पे जाएंगे तो आप उर्दू में तो कह सकते हैं कि फर्नीचरों की नुमाइश हो रही है या हम फर्नीचर देखने आए हैं। उर्दू में तो सेंस ली जा सकती है। आजकल फर्नीचरों का रेट क्या है, उर्दू का तो अब हम कंपैरिजन नहीं कर रहे ना इंग्लिश के साथ। फर्नीचर में अगर आपने एग्जैक्टली आइटम्स डिस्कस करनी है तो फिर आप यूँ बात करते हैं कि जी नए आर्टिकल्स देखने के लिए गए थे। ठीक है, कि आज हमने फर्नीचर के नए आर्टिकल्स देखे हैं, उसमें चेयर्स, टेबल्स और जो कुछ भी हो सकता है उसमें ऐड होगा। तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर ही है। हेयर, हेयर्स। अब ये हेयर्स भी पढ़ा जाता है, कई जगह पे देखा भी होगा, द गिफ्ट ऑफ मैजाई में भी आपने पढ़ा था। तो एक्सप्लेन करेंगे। हेयर्स का मतलब अलग होता है और जो एम्बेडेड हैं हमारे सर के साथ, हमारे चेहरे पर अटैच हैं, ये एक अगर हम सर के बालों की बात करें तो वो हेयर हैं, बियर्ड के तो वो भी हेयर हैं। इसको अगर हम मिला के कलेक्टिवली बात करें तो फिर हम उसको हेयर्स कहेंगे, ठीक है, लेकिन हेयर सिंगुलर है। योर हेयर इज़ ब्लैक। कुछ ऐसे नाउन्स जो फॉर्म में प्लूरल और अपने फंक्शन में भी प्लूरल। इसकी एग्जांपल ग्लासेस है, बाइनोकुलर्स है और पैंट्स है, ठीक है, जो पेड आर्टिकल है। अभी तो सिर्फ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जब मैं लिखूंगा तो मैं उसको ज़रा बड़ा ही लिखूंगा। अभी तो सिर्फ एरोज और टिक्स से काम चला रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि एयर है, बटर है, शुगर है, तो ये वर्ड्स, वाटर, ये काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल वर्ड भी क्लियर हो गया। कलेक्टिव नाउन, टीम, ज्यूरी, फैमिली, क्लास, पैनल, ये तमाम वर्ड्स दिखने में तो एक वर्ड हैं, एक वर्ड ही है टीम, ज्यूरी, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स को मिलाकर ये इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो हम उससे कहेंगे कि टीम एक बंदे की नहीं होती, एक से ज़्यादा लोग उसमें होते हैं। तो टीम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को मिलाने से बनी। ज्यूरी जो डिसीजन देती है, कोई पैनल है, इसमें भी डिफरेंट लोग होंगे तो उसको मिलाकर बन गई ज्यूरी। फ्लो में हम लोग्स कह गया, माइंड नॉट, सिंगुलर ओनली। अब अनकाउंटेबल और सिंगुलर का क्या मतलब है? सिंगुलर का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो हमारी दुनिया के साथ अटैच हैं, लाइक हेवनली बॉडीज़, ठीक है। उसका अगर हम जुपिटर, वीनस और मार्स इनकी बात करें तो इनका हमारे वर्ल्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। सन का है, मून का है, या इस तरह की जो भी और चीज़ें हैं जो अपने आप में एक ही हैं, दूसरी नहीं हैं, तो उनको फिर हम अनकाउंटेबल नहीं कहते, उनको हम कहेंगे सन, मून, ये हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं।
अस्मा, ये बात अभी बताता हूँ, ये ऐसे नहीं है जैसे आपने समझ ली है। बात ये है कि जब कोई बात की जा रही हो, उससे कुछ ज़्यादा भी समझ लिया जाए, या जो बात कही जा रही है उससे कुछ कम समझ लिया जाए, तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, असल बात तक हम पहुंच ही नहीं पाते। तो मैं भी एड्रेस कर रहा हूँ चीज़ों को, तो जैसे ही वो गुजरेगी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज जेरन, जिसके लिए मैंने वर्बल नाउन लिखा था, चलिए आप जेरन ही कह लीजिए। ऐसा वर्ड जिसकी एंडिंग आईएनजी पर हो, यानी कि वो वर्ब की वो फॉर्म है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो आईएनजी फॉर्म है, अगर वो एज ए नाउन अपना फंक्शन करे, अपना नाउन की जगह पर ऐसा वर्ड लगा दिया जाए जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और एज अ नाउन फंक्शन कर रही हो, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये वर्बल नाउन है या जेरेंड है। चलिए मैं आपके लिए टर्म जेरेंड दोबारा टिक करूं कि इसी को यूज़ करूंगा। ION एंडिंग, ये क्या था? ये मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि वर्ब से जैसे डिसाइड है, तो डिसीजन भी तो बन सकता है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो डिसीजन कौन सा वर्ड है? ये भी वर्बल नाउन है कि आपने एक वर्ब से एक नाउन को बना दिया। आई होप कि अब आपको ये नाउन का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेजेस की तरफ। इसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसको डिटेल से पढ़ लेंगे ताकि आपके इस टॉपिक में कोई भी कमी ना रहे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मदर ऑफ ऑल टॉपिक्स, तो इस वजह से इसको हम अच्छा टाइम देंगे। फ्रेजेस में सबसे पहले बात हुई थी जेनेटिव फ्रेज की। अब जेनेटिव की आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, आपके लिए नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर कह रहा हूँ, नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है जितना आपके लिए उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, आसिम्स हाउस, अलीज बुक्स। अब इसमें आसिम के बाद जो वर्ड लिखा है हाउस, ये सिंगुलर है, तो ये मैटर करता है कि इसके साथ वर्ब क्या आएगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए अलीज बुक्स, तो अलीज बुक्स इज स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर, अलीज बुक्स आर। अब आर क्यों आएगा? क्योंकि ये बुक्स प्लूरल है, अली थोड़ी फ्लोर पे स्कैटर्ड हुआ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बुक्स मेन वर्ड है, बट ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये फॉर्मेशन, इसको हम कहते हैं जेनेटिव। वो जो माई हाउस, योर हाउस, वो जेनेटिव नहीं है, भी आप उसको ना डिस्कस करें। जेरन, वो सिंपल नाउन फ्रेज है। जेरन क्या है? अगेन ये मैंने पॉइंट बताया था कि आईएनजी फॉर्म है, सिर्फ ऊपर जो मेंशन किया था वो वन वर्ड मेंशन किया था, और अब मैं इसको फ्रेज फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए बात कर रहा था। आई एम वॉकिंग, मैंने बताया था वॉकिंग एक आईएनजी वर्ड है और ये वर्ब है, यहाँ पर तो ये वर्ब ही है। अब इसी आईएनजी फॉर्म को जब मैं नीचे वाले सेंटेंस में लेके आया, समथिंग इज नॉट अलाउड इन द क्लास, तो इस वर्ड समथिंग का आंसर किया वॉकिंग ने, तो वॉकिंग वन वर्ड है, यानी कि अब इसी से आपका फ्रेज बनेगा। तो हिज वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग किसकी है? इसकी, तो ये फ्रेज बन गया ना, ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये एक से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो फ्रेज। इरिटेट्स मी, सो व्हाट इरिटेट्स मी? हिज वॉकिंग। चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, अगेन आईएनजी वर्ड है, सिंगुलर है, और उसके साथ आपने उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये फ्रेज बन गया। स्मोकिंग सिगार्स इज नॉट अलाउड हियर, तो मेन थिंग है आपकी स्मोकिंग। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर वाइज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मिलाकर लिखने को कहते हैं। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स टच नहीं किए जा सकते जी, ठीक है। इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं, इस पे फोकस कीजिए। टू स्मोक सिगार्स, इसी बात को अगर हम टू स्मोक को स्मोकिंग लिख दें, बात वही रहती है, सिर्फ लिखने का एक स्टाइल चेंज हो जाता है। ये आपका जेरेंड बन जाता है, ये आपका इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लगता है। नॉमिनल एडजेक्टिव, एज आई सेड, कि किसी भी आर्टिकल के साथ आप एक एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे दी इनोसेंट, दी डेड। अब इसमें हाईलाइट किया गया वर्ड देखें, हाईलाइटेड वर्ड है पीपल, ये अंडरस्टूड था, तो हमने इसको जस्ट द नीडी लिख लिया, द पुअर लिख लिया, तो ये हमारा प्लूरल फ्रेज बनेगा, ये सिंगुलर नहीं होता। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब है एक नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन फ्रेज के साथ एंड के थ्रू कनेक्ट किया जाए। तो अब ये आपका एक अलग नाउन फ्रेज है, जो सारा मैंने नीचे एक्सप्लेन किया था, और ये अलग है, तो ये भी आपका प्लूरल होता है। लेकिन स्टार इस पर भी है
क्योंकि ये सिंगुलर भी हो सकता है। एक्सप्रेशन एंड से जुड़े हुए जो एक्सप्रेशन हैं उनकी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि अली और आज़ीन एक ही शख्स है। अब आती है आखिरी बारी नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज में बात हुई थी, नाउन से पहले डिटर्मिनर आते हैं जो प्री वर्ड्स होते हैं जो नाउन को एक्सटेंड कर देते हैं, और जब तक हम वर्ब तक पहुंचते हैं तो नाउन से पहले और बाद में इतने वर्ड्स आ चुके होते हैं कि हमें फाइंड आउट करने में समटाइम्स प्रॉब्लम होती है कि हमारा एक्चुअल वर्ड कौन सा है जिसके साथ हमने अपने वर्ब को क्वालिफाई करना है। तो नाउन से पहले आ गया डिटर्मिनर, उसमें ए एंड द। नाउन के बाद हमने यूज़ किए थे पोजेसिव प्रोनाउंस माई आवर। ये हमारे नाउन से पहले वर्ड हैं। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ रखा है तो उसके लिए बता देता हूँ आपको। प्रोनाउन की हेडिंग में ट्रेडिशनली हम यही लिखते आते हैं कि जैसे माय है और माइन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोजेसिव की हेडिंग देकर माय माइन लिख दिया जाएगा, योर और योर्स लिख दिया जाएगा। इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि इनका यूसेज क्या है, इनका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने कई बच्चों को नहीं पता कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस क्या हैं, लेकिन उनको ये पता है कि एटलीस्ट ये हमने प्रोनाउन में पढ़े होते हैं। तो इसके लिए मैंने सिर्फ जनरली वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया। ये एक्चुअली पोजेशन शो करते हैं, तो दैट्स वाई इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता था उनकी आसानी के लिए मैंने टर्म सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ की थी। तो आखिर में अब ये बात आई कि नाउन से पहले तो चीज़ें क्लियर हो गई, डिटर्मिनर्स आ गए और उसमें पोजेसिव आ गए, क्वांटिफायर्स भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, फ्यू पीपल। और नास्ट इसमें अब नाउन के बाद पीपी स्टैंड्स फॉर प्रेपोजिशनल फ्रेज। नीचे की एग्जांपल देखें, अ वेरी स्मार्ट मैन इन ब्लैक शर्ट। अभी इन ब्लैक शर्ट क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि इस नाउन के बाद लिखा हुआ है और ये उसे मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव, द बॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉब, विच बॉय रिस्पॉन्सिबल। तो एडजेक्टिव आ गया और उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया। तो इससे आपको ये बात क्लियर होगी कि नाउन के बाद हम कई वर्ड्स फ्रेजेस लगाकर उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। द नॉवल बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, तो ये मैंने आपको ईडी की एग्जांपल दे दी पार्टिसिपल में। द नॉवल, कौन सा नॉवल, बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो ये बेस्ड का वर्ड ईडी के साथ एंड हुआ और आगे फिर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। पैटर्न सेम चलेगा। अ वेरी स्मार्ट मैन वेयरिंग ब्लैक शर्ट। अब ये आईएनजी वर्ड है, इसकी भी बात हम कर चुके। और ये जो शोन लिखा था ऊपर, यानी कि इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। द ग्राफ शोन इन, वो किसी भी डायग्राम 4.1, 2, 3 में दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए भी हमने ये इरेगुलर वर्ब लगाया। एक्सटेंशन होगी, आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज से बात मज़ीद कंटिन्यू होगी। इन्फिनेटिव, नाउन फ्रेज में नाउन के बाद आप इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। कौन सी की, तो टू ओपन दिस डोर, तो यहाँ पे ये एक्सटेंड हो गया नाउन के बाद। नाउन एपोजिशन, जो भी सवाल भी किसने किया था, देखिए आप ये जो इस वक्त चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ शेयर करना है, कुछ शेयर नहीं करना, आप अपना भी वक्त ख़राब करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। आपकी अटेंशन कम्प्लीटली आपके लेक्चर की तरफ होनी चाहिए, फिर आपको समझ क्या आएगा। मैंने कल भी एक बात की थी कि या तो आप सीरियस वर्क करें या फिर जो भी वर्क कर रहे हैं उसको सीरियसली करें। तो डेविएट नहीं होना, हमने अपने काम पर फोकस करना है, फिर हमारे यहाँ आने का फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव कैसे है, तो और क्या है, कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है, आप मुझे पढ़ के सोच के बताइएगा। किताबों में और हमारे लिए तो ये एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो बच्चों अपने लेक्चर पर फोकस करो, ये ज़रूरी है। ये बातें तो फिर होती रहेंगी, ज़िंदगी में नए लोग मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप बातें करते रहेंगे, ये बातें काम नहीं आएंगी। तो आप अपना रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे ना, उससे फिर मुझे चैट पढ़ने में भी आसानी होती है, तो मैं आपका क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। इररेलेवेंट चैट में क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं और बातें रह जाती हैं, और आखिर में भी फिर जब हम कामयाब नहीं हो पाते तो बातें ही रह जाती हैं। द मैन हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट, अभी पूरा क्लॉज यूज़ किया है, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। तो द मैन इज़ स्टेयरिंग एट मी, मैंने उसको फर्दर एलैबोरेट कर दिया कि कौन सा आदमी, यहाँ तो बहुत है। द मैन हु इज़ वेयरिंग ब्लैक शर्ट, तो ये आपका फ्रेज का पोर्शन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब लास्ट आइटम के सब्जेक्ट में और क्या आ सकता है,
ठीक है जी, ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फ्रेजेस, वर्ड, ये आप देख सकते हो, ये बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब चलते हैं लास्ट आइटम की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ, जो एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। हम डिपेंडेंट क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? जो अकेला अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज की निशानी ये है, आप इसको बाद में देख लीजिएगा नाउन एपोजिशन क्या है। वैसे मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, नाउन के बाद नाउन लगा हो, शायद वो स्किप हो गया, वो चैट की तरफ ध्यान गया था, माय बैड, आई एम सॉरी। माय फ्रेंड मिस्टर ज़िया। अब मिस्टर ज़िया फ्रेंड की कोई खूबी नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है कि फ्रेंड है कौन, तो आप नाउन के बाद एक और नाउन लगा देते हैं, तो वो आपका बाद वाला नाउन जो है वो नाउन एपोजिशन होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? बस वो बात उस तरफ चलेगी चैट की तरफ, तो पॉइंट स्किप हो गया। यही होता है कि जब आप मुझे डाइवर्ट करेंगे, एक दूसरे को डाइवर्ट करेंगे, तो काम ख़राब हो जाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज, इसके मार्कर्स होते हैं, आप इसके पहले दैट भी यूज़ कर सकते हैं, हाउ भी यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इन वर्ड्स के बाद अगर आप अपना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, तो ये एक पार्ट है, एक पोर्शन है, एक फ्रेगमेंट बन जाएगा। मेन वर्ब आपका बाद में ही आएगा, उसके बाद अगर उसका ऑब्जेक्ट है तो वो आएगा। ठीक है, ये बात क्या है मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन मार्कर्स में से किसी एक के साथ गिवन होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा और ये आपका बाद में आने वाला वर्ब जो है वो मेन वर्ब होगा। एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़। यहाँ पर एक ब्लैंक मैं देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लैंक को वन वर्ड से फिल कर दीजिए, ब्लैंक डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़, तो आप वन वर्ड से कुछ भी कह सकते हो। अब तो बड़ा लिख रहा हूँ मैं, डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़। अगर मैं लिखूंगा ना व्हाट डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा। जी माही, आपने ठीक बताया। अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूँ इट, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़, यानी कि हम कोई बात कर रहे थे जो कहने और सुनने वाले दोनों को मालूम थी, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़। अगर मैं इसकी जगह पर अब कोई सेंटेंस लिख दूँ, दैट भी ठीक है बच्चों। इसकी जगह पर अगर मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, उसको आप देखिए, हाउ द बुक will sell depends on the reviews. So my question is, ये जो डिपेंड कर रही है कोई चीज़, वो क्या है? What depends on the reviews? तो आपका आंसर होगा how the book will sell depends on the reviews. ये रिव्यूज तय करेंगे। how the book will sell depends on the reviews. तो अब आपको आंसर मिल गया कि जब हम मार्कर वर्ड के साथ एक सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद मेन वर्ब आता है, तो जो पहले वाला पार्ट है वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, ये नाउन क्लॉज है हमारा। ठीक है, अब ये डिपेंड एक वर्ब है, एक वर्ब आपका विल और सेल है। ये दिख गया कि विल और सेल, इन दोनों को, विल सेल का जो सब्जेक्ट है वो तो हो गया बुक। सवाल ये है कि डिपेंड का सब्जेक्ट जो है वो फिर कहाँ है? इसका मतलब ये पूरे का पूरा सेंटेंस ही जो है ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। एक और एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर लेते हैं। ब्लैंक इज ट्रू, वन वर्ड से फिल कीजिए इसे। एक वर्ड लिखें, कॉमा यूज नहीं होगा। अगर डिपेंडेंट क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आएगा तो वो अपने और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं लेगा। यस मरियम, इट इज़ ट्रू। अब बच्चों एक काम करो, आई वॉन्ट यू टू पुट टू वर्ड्स, एक फ्रेज लगा दो
तो ये 2 वर्ड्स आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इट इज़ ट्रू। यहाँ पर मुझे 2 वर्ड्स दे दीजिए जो इस ब्लैंक को फिल कर दें। अभी अभी सुना है कि पेट्रोल फिर से महंगा होने लगा है, तो ये खबर जो है, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। अल्लाह ना करे वैसे ये न्यूज़ ट्रू हो, लेकिन चलें, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। ठीक है, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि आप इसकी जगह पर एक सेंटेंस ले आए। आई नो दिस इज ट्रू, आई नो दिस इज ट्रू। सुनने वाले ने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्या मतलब है दिस इज ट्रू। तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो वर्ड आपने दिस यूज किया ना, आई नो दिस इज ट्रू, तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दिस। तो आप चाहते हैं कि एक सेंटेंस बोला जाए ताकि वो इस वर्ड दिस को रिप्लेस करे कि असल में बात क्या है जो ट्रू है। तो उसके लिए हम सेंटेंस लिख लेते हैं, व्हाट ही सेज क्या हो जाएगा, इज ट्रू। तो मैंने आपको वर्ड, फ्रेज और क्लॉज तीनों एक्सप्रेशन जो हैं वो सब्जेक्ट की प्लेस पर लगा के दिखा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं कि ये हमारा वर्ड एज अ सब्जेक्ट आता है, फ्रेज सब्जेक्ट के तौर पे आता है और डिपेंडेंट क्लॉज आता है, ये तमाम एक्सप्रेशन एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। अब इस बात को जितना जल्दी आप अपने जहन में बिठा लेंगे कि इस तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसको देखकर आप गैस कर सकते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि नहीं है। अब मैं जल्दी से आपसे एक दो छोटे छोटे सवाल करूंगा, उनका आप जवाब देंगे और फिर हम बात को आगे चलाएंगे। आपने मुझे ये बताना है मैसेज में, फ्रेजेस में से कौन से फ्रेजेस जो आपने मुझसे पढ़े हैं, मुझसे जो अभी तक आपने फ्रेजेस पढ़े हैं ऊपर जो एक्सप्लेन किए हैं, इनमें से कौन से फ्रेजेस बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होते हैं। मैं लास्ट एग्जांपल दोबारा बताता हूँ। मैंने ये कहा था कि समथिंग इज़ ट्रू, यानी कि जो ब्लैंक है इसमें आपने एक वर्ड लगाना है, तो आपने कहा इट इज़ ट्रू। मैंने कहा जी 2 वर्ड्स लगा दें, उससे एक फ्रेज बना दें, तो आपका जवाब आया दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। फिर मैंने कहा कि ये जो इट इज़ ट्रू है, मुझे समझ में नहीं आया कि आपका इट से क्या मतलब था, ये बात एक्सप्लेन करके बताएं। तो बात एक्सप्लेन कैसे हुई, वॉट ही सेज इज़ ट्रू। जेरंड, हाँ जेरंड सिंगुलर होता है। इन्फिनेटिव शाबाश, ये सिंगुलर होता है जी। इन्फिनेटिव फ्रेज वो एक ही बात है, वो भी सिंगुलर है, जेरंड भी सिंगुलर है। और नाउन फ्रेज तो डिपेंड करता है मोहसिन के वो सिंगुलर वर्ड था प्लूरल था, वो तो उस पर डिपेंड करेगा जी। अच्छा, जेनेटिव सिंगुलर होता है हमारा, जेनेटिव नहीं होता, डिपेंड करता है, उसको आप कहेंगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कैन बी कैन नॉट बी। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अलीज हाउस तो सिंगुलर है, अलीज बुक्स तो वो प्लूरल हो गया। एपोजिशन, यस, बट एपोजिशन का वानिया उस पे सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं है। सब्जेक्ट आपका वो वर्ड ही है जिसके बाद आप नाउन एपोजिशन को यूज करेंगे, ठीक है ना। नाउन मेन वही है जो उससे पहले होगा जी। ये आपने बता दिया। अब ये मुझे बताइए कि जो ये डिपेंडेंट क्लॉज यूज किया गया है, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जुलेखा जी, कंपाउंड फ्रेज डिपेंड करता है, वो मैं आज के लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो, क्योंकि चीज़ों को ज़रा एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग है। सिंगुलर होता है। चलें, अब एक चीज़ बता दूं, ये क्लॉज सॉरी, जो क्लॉज है ये प्लूरल भी हो सकता है। कैसे, वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज इज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी, अब बताइए, वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज इज टू डिफरेंट थिंग्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब क्लॉज हो गया ना प्लूरल,
अकेला जब यूज़ करेंगे तो सिंगुलर होता है, जब आप उसे किसी और क्लॉज के साथ एंड के साथ कनेक्ट करके प्लूरल बनाते हैं तो वो प्लूरल ही होता है। इसी तरह से फ्रेजेस भी हैं। इन्फिनेटिव आपका फ्रेज सिंगुलर था, अब आप कहते हैं कि जी इसको प्लूरल करना है, तो आप एक फ्रेज के साथ एक फ्रेज और ऐड कर दीजिए, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, जेरेंड है, सेम एग्जांपल, आईएनजी के साथ एक वर्ड लिखा है तो सिंगुलर है, दूसरा एंड के साथ मिला दें तो वो भी प्लूरल हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? एक दो एग्जांपल्स और कर लेंगे। अब हम चलते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को क्वेश्चंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हम क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करेंगे और उनका आंसर देखेंगे। जो कोई क्वेश्चन हमारा नया होगा उसको फिर हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, टू डांस बीनीथ द स्टार्स विद हर शैल बीज ओनली गोल। इसमें मिस्टेक क्या है? सबा, रूल्स से आपका क्या मतलब है? यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले रूल्स पढ़ाए जाएं फिर आपको एग्जाम्पल्स करवाई जाएं। कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल है, हाँ जी। कंपाउंड सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। वो जब नहीं होगा या होगा वो आज इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ये जूम करें सर? अच्छा जी, जूम देखते हैं कहाँ से होता है। टू डांस बीनीथ द स्टार्स विद हर आर शेल्बीज ओनली गोल। अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो वर्ड हमारे पास ये फ्रेज है टू डांस, इसको रेड से करता हूँ, टू डांस, टू डांस बीनीथ द स्टार्स विद हर। हमने ये पढ़ा था कि इन्फिनेटिव नाउन इक्विवेलेंट होता है जब वो सब्जेक्ट की जगह पर आए। तो नाउन इक्विवेलेंट तो ये हो गया, तो क्या नाउन के बाद आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ नहीं किया? बिल्कुल हमने यूज़ किया था, और एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि नाउन फ्रेज या इन्फिनेटिव इन सब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज लग जाता है, क्योंकि वो काम नाउन का कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हम उनको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। इस आर का वर्ब पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एंड दैट इज़ आर। तो अब ये देखो, हर तो कभी सब्जेक्ट होता नहीं है। अगर आप स्टार्स को कहें तो स्टार्स उसका गोल है, तो स्टार्स जो है वो ऑब्जेक्ट है इस बीनीथ का। तो ये दोनों तो केस निकल गए। अब रह गया टू डांस, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? इज शैल बीज ओनली गोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ये बात क्लियर हुई कि इन्फिनेटिव या जेरेंड आप जो भी यूज़ करेंगे वो नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन की जगह पर है, तो फिर उसके साथ वो पोस्ट मॉडिफाइंग वर्ड्स आ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 को भी मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको बाद में बताता हूँ। पहले आप मुझे क्वेश्चन 3 का आंसर दें। हाउ जड ट्रम्प प्लेज एग्जीबिशन शॉट्स सरप्राइज स्नूकर लवर्स। हाउ जड ट्रम्प प्लेज एग्जीबिशन शॉट्स सरप्राइज स्नूकर लवर्स। इनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपकी आज तक की जितनी भी लर्निंग है ना वो ऐसी ही रही है। हम पहले रूल्स पढ़ते हैं, उनको दिमाग में बिठाते हैं, रट्टा लगाते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। आप थोड़ा दिमाग को इस्तेमाल करना भी सीखें। मैंने इसमें देखें कुछ भी अंडरलाइन नहीं किया। आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है? जो बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं उनके अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लगता है कि इसमें क्या गलती हो सकती है? जब तक आप रूल्स पहले पढ़ के, मैं रूल्स भी पढ़ाया करूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी रूल नहीं पढ़ाऊँगा और एग्जाम्पल्स दे दूँगा, मैं रूल्स पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो भी डिस्कस हुई हैं ये रूल्स ही तो थे एक तरह के, ठीक है, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। अब आप उन चीज़ों को पढ़ें, देखें कि भाई इसमें क्या गलती हो सकती है, उसके बाद फिर आपको रूल भी बता देंगे उसका जहाँ ज़रूरत पड़ी। बाकी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन की, अब उन्हीं के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ। अब देखिए, ट्रिक देख लें क्या है इस सेंटेंस में। हाउ जट्रम प्लेज, एक वर्ब ये है, सरप्राइज एक ये है। मुझे ये देखना है, प्लेज इसका सब्जेक्ट है जट्रम्प, सरप्राइज का सब्जेक्ट कहाँ है? अगर मैं बात करूं, एग्जीबिशन शॉर्ट्स हैं, ठीक है,
तो वो तो प्लेस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या प्ले करता है? एग्जीबिशन शॉट्स प्ले करता है। तो इसका मतलब ये है, मार्कर वर्ड हमारे सामने है, हाउ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और पूरा एक क्लॉज लिखा हुआ है। दिस मीन्स व्हाट सरप्राइजेस स्नूकर प्लेयर्स। तो आप कहेंगे हाउ जड ट्रम्प प्लेज एग्जीबिशन शॉट्स सरप्राइजेस। तो नाउन क्लॉज सिंगुलर होगा। असमा, बाकी बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिया, वसीम, ये बिल्कुल ठीक है, सरप्राइजेस स्नूकर लवर्स, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। What I wanted were impossible. It was a wish for the whole affair to have been imaginary. What I wanted were impossible. Full stop. It was a wish for the whole affair to have been imaginary. अब दो सेंटेंसेस हैं। एक तो हिंट आपको ये मिल गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज, ये जो भी था ये सिंगुलर था। वॉट आई वॉन्टेड वर इम्पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको लेंगे सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। वॉट आई वॉन्टेड वॉज इम्पॉसिबल। ताहिर अली, परेशान क्यों होते हो? रूल्स भी बताऊंगा। देखो, जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको, जितना मैंने ये राइट साइड पे चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बताया अभी, ठीक है। जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं वही मैं आपको क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने आप को ना मेंटली अलर्ट रखें कि मुझे जुमले को एनालाइज भी करना है। रूल्स कितने स्टफ करोगे अपने दिमाग में, फिर सेंटेंस देखोगे, फिर उनको सॉर्ट आउट करोगे। थोड़ा सा दिमाग को लगाएं, दिमाग भी इस्तेमाल करवाऊंगा और आपको रूल्स भी सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। डेफिनेटली मैं टीचर हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा, मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है। ऑफ कोर्स मैं टीचर हूँ, किसी वजह से हूँ, तो मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ कैसे करवानी है और किस तरह से करवानी है। आपने परेशान नहीं होना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। अब देखें, ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं ज़रा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें क्या गलती हो सकती है? लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। निम्रा बलोच, हैड कहाँ पर आएगा? हैड कहाँ पर आएगा? थोड़ा सा उसको लिख दीजिए, जस्ट हेल्पिंग वर्ब की बजाय ना आप उसको थोड़ा सा लिख दें कि क्या एक्सप्रेशन है। हैज़ नहीं आएगा, ठीक है, हैज़ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ ही यूज़ करते हैं ना। इबाद, प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ ही यूज़ करते हैं। जी करते हैं। देखो, अब दो चीज़ें ना आपने जहन में रखनी है। एक एक्सप्रेशन बज़ाहिर आपको गलत लग रहा होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ और मुझे आपने इसका जवाब लाजमी देना है। जवाब दे दो, क्या मैं यू के साथ इज यूज़ कर सकता हूँ? इसका जवाब दो, क्वेश्चन छोड़ो, इसका जवाब दो। यू इज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। यू इज होता है या नहीं होता? इस वक्त सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूं। यू इज नहीं होता। कभी पढ़ा नहीं, वही बात ना, जो चीज़ पढ़ी नहीं है तो क्या उसके ऊपर सोचेंगे नहीं? बहुत से काम नहीं किए होते हमने। नहीं होता। चलो फिर आज साबित कर देते हैं कि यू के साथ इज आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। यू के साथ इज आ सकता है, वी के साथ भी इज आ सकता है। मरियम हैरानी से पूछती है, हैं यू के साथ इज आ सकता है? चलो फिर थोड़ा सा एक और सेंटेंस आपको देते हैं। इसका जवाब मैं देता हूं आपको कि यू के साथ इस किस तरह से आएगा और वी के साथ भी किस तरह से आएगा।
आय के साथ सारी जिंदगी एम पढ़ते आए हो, आज इज लगा के भी पढ़ाऊंगा। आई डोंट थिंक सो। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। नहीं, जज्बात ठीक जगह पे जहाँ होने चाहिए वहां पे ला रहा हूँ। यू के साथ भी इज लगाऊंगा और आई के साथ भी इज लगाऊंगा और उसको प्रूव भी करूंगा कि ये आते हैं। अच्छा, अगली चीज़, थोड़ा सा ज़रा ईमान का हिसाब ले लिया जाए। लेना तो नहीं बनता लेकिन चलें, ज़रूरी है। हम कितने, बीइंग मुस्लिम, कितने खुदाओं पर यकीन रखते हैं? ज़ाहिरी बात है, अगर मुसलमान हैं हम तो हम कहेंगे कि एक खुदा पर। तो अब मेरा सवाल ये है, इसको करेक्ट कीजिए ज़रा। ही गो टू स्कूल, बल्कि आप ही की जगह पर ना कोई वर्ड लिख लें, लाइक आसिम। आसिम गो टू स्कूल। मुझे मालूम है कि आप कहेंगे कि जी गोज आएगा, कल आपने पढ़ाया था कि जी वर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक है जी, आसिम कितने लोग हैं? आसिम, आसिम सिंगुलर है प्लूरल है? वो क्लियर हो गया मुझे, गोज आएगा। ये बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं, मेरा नाम आसिम नहीं है। आसिम एक दोस्त का नाम है। चीज़ें समझाना भी ज़रूरी हैं। अभी ये आपका पहला टॉपिक है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेंगे, फिर आप कहेंगे कि ज़रा धीरे से आराम से पढ़ाएं। सिंगुलर है जी, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर लिख दिया। अब जो सेंटेंस में लिख रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू, सारी जिंदगी गॉड ब्लेस यू ही पढ़ते आए हम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माई सन माई ब्रदर। अगर आसिम के साथ गोज आएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है, ठीक है जी, मान लिया गोज आएगा, तो गॉड भी तो यहाँ गॉड है, गॉड्स कब लिखा हुआ है? तो गॉड के साथ इस सेंटेंस में ब्लेसेस यू क्यों नहीं लिखते? कुछ दिमाग में बात गई अली के ऊपर या आसिम के ऊपर, साथ ही आपने बता दिया। नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ तो हमारे लिए है ना। हिंदू मानते हैं क्या? क्रिश्चियन मानते हैं क्या? रोमन्स मानते हैं क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। वो हमारा वन है, बाकियों के लिए तो वन नहीं है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ तो वो होता है जो फिर सबके लिए एक जैसा हो। ठीक है, इस पे कभी एतराज़ नहीं करेंगे कि भाई गॉड ब्लेसेस यू होना चाहिए। इसको स्टार लगा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे, यहाँ लिख भी देता हूँ वर्ब में। अब आते हैं इसकी तरफ, उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सवाल ये था, प्राइम मिनिस्टर के साथ तो सिंगुलर है, हैज़ आना चाहिए। तो आई इज़ इस तरह से होता है। अब मैं जुमला लिख रहा हूँ, आप खुद ही हंसेंगे भी और मानेंगे भी कि ये होता है। यू इज़ अ प्रोनाउन, एक्सेप्शन नहीं है। व्हाट इज़ आई? किसी ने पूछा ये इंग्लिश में आई क्या होता है, तो जवाब क्या देंगे? आई एम अ प्रोनाउन, या आई आर अ प्रोनाउन, आई इज अ प्रोनाउन। अब आप किसी से ऐसा सवाल कर लो और आप बैट भी जीत सकते हो उससे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको, धोखा नहीं हुआ, सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। ठीक है, ये मूवी का डायलॉग है, मैं नहीं कहता ऐसा। तो आई इज अ प्रोनाउन, यू इज अ प्रोनाउन, ये जितने भी वर्ड्स हैं बाय डिफॉल्ट ये किसी चीज के नाम हैं। ठीक है, मैं सारी रिवाइज ही होगी, जो आपको आता है उससे भी हम फायदा उठाएंगे। तो अब ये बात कर रहे थे कि आपने क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ आपको चैलेंजिंग नहीं लगती समटाइम्स, मतलब बहुत से बच्चों ने इसको शायद देखा कि प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, उसके साथ तो हैज़ आता है। आपने इसको आइसोलेट करके देखना है जी, इस सेंटेंस से निकल के देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैज़ आएगा, लेकिन यहाँ पर पीछे एक हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब की वजह से डिड के साथ हैज़ नहीं आएगा। चलो ये एक मिथ भी क्लियर करें कि हैज़ फर्स्ट फॉर्म है या हैव फर्स्ट फॉर्म है, डज फर्स्ट फॉर्म है या डू फर्स्ट फॉर्म है। एक तो यार आपकी और हमारी अजानों के टाइम में बड़ा फ़र्क है। मुझे कुछ मोहलत दें, 10-15 मिनट तो दें, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। हम देखो, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिख दिया डज और साथ ही लिख दिया डू। ठीक है, हैज़, हैव। चलो आपके लिए बहुत बहुत आसान करते हैं, इनके साथ आईएनजी लगा के वर्ड बनाना है।
ट्रिक दे रहा हूं, इनके साथ आईएनजी लगाइए। डूइंग, हैविंग, डजिंग नहीं होगा, हैजिंग नहीं होगा। आप क्या फिजा, आप क्या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे? मैं तो बड़ी सिंपल सी बातें बता रहा हूं। देखो आप सब डूइंग और हैविंग कह रहे हो, कोई भी इन दोनों वर्ड्स को यूज ही नहीं कर रहा, ना तो कोई डजिंग कह रहा है ना तो कोई हैजिंग कह रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट फॉर्म डू है और हैव है। फिर ये दोनों क्या है? ये तो आपके थर्ड पर्सन के साथ मॉडिफाई करके उसको इन्फ्लेक्शन के साथ बनाया जाता है, तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन है, उसके साथ अगर हम जनरली देखें तो हैज़ लगता है। तो अब चूंकि डिड आ गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है तो हैज़ नहीं लगेगा। हालांकि हम इसको यही पढ़ते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डिड के साथ हैव। अब ये सेंटेंस किस तरह का है, तो ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे आज, बाकी बातें फिर हम करेंगे इंशाल्लाह कल। इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है कि ये लिटिल के साथ कोई क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे नहीं लगाया हुआ और क्वेश्चन भी हमारा सेंटेंस लाइक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्शन। ठीक है, अब आपको मैं इन्वर्शन पढ़ाने लगा हूँ कि इन्वर्शन क्या होती है। कल से इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस के लिए फिर बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमें, तो बार बार हेडिंग में दे रहा हूँ इनवर्शन। ठीक है जी, इन्वर्शन पढ़ेंगे। इन्वर्ट करना क्या होता है? ठीक है, इन्वर्ट करना ये होता है कि जैसे आप एक क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा जो क्वेश्चन है, आर यू बिजी, आर यू बिजी। अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू आर बिजी, इसमें आ गया फुल स्टॉप। बहुत ध्यान से बात समझना, ये सब्जेक्ट वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है। वो एक ऑर्डर हम लिखते हैं ना, इसमें से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो बस एक प्रैक्टिस ऐसी बन जाती है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और अगर देखा जाए तो बिजी ऑब्जेक्ट है भी नहीं, लेकिन धड़ाधड़ लगाए जाते हैं कि जी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। तो बच्चों ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद या तो आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं या कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है, फाइन। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें फुल स्टॉप है। अब इसको रिवर्स कर दिया, हेल्पिंग वर्ब आ गया स्टार्ट में, आर यू बिजी। ठीक है, बात समझ रहे हो? साबिर, इसको जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो बेटा इसको एक दफ़ा तसल्ली से ना अकेले बैठ के देखना, समझना। मैंने कोई भी ऐसे कंफ्यूजिंग बात नहीं की, ठीक है? आप एक दफ़ा जब उसको देखोगे समझ आ जाएगी। आर यू बिजी, ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का तरीका क्या था कि सब्जेक्ट बाद में आ गया और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट है, जो भी है वो बाद में आता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मिस्टर ए अगर बी से कहता है लिसन टू मी केयरफुली, आई एम सीरियस, फुल स्टॉप। तो मिस्टर बी ने जवाब दिया आई एम ऑल्सो सीरियस। एक तो तरीका ये हो गया जवाब, लेकिन जो अच्छा स्पीकर होगा वो जवाब इस तरह से भी दे सकता है, अगर इसको सो एम आई, और ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो और इसको देखो, दोनों केसेस में यहाँ भी सब्जेक्ट किसी पहले वर्ड के बाद में है, ठीक है, और यहाँ भी ये एम जो है वो आई से पहले है। तो ये स्टार्ट में जो वर्ड है, ये पैटर्न जो है आर यू बिजी, इसको हम कहते हैं इन्वर्शन। तो सो एम आई, ठीक है, आर हेल्पिंग वर्ब है, इधर एम हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका प्रोनाउन है, इधर आई प्रोनाउन है। तो ये जो स्टार्ट में सो लग गया, ये क्वेश्चन तो नहीं बना रहा ना। सो एम आई लाइक इट, सो डू आई, मुझे भी उतनी ही पसंद है ये चीज़ जितनी आपको पसंद है। आई लाइक इट सो मच, सो डू आई। ये होती है इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी किसी बात को एम्फसाइज करना चाहते हैं, जो पॉइंट आप मेंशन करना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो इन्वर्शन अब किन किन वर्ड्स के बाद हो सकती है, ये वाली बात हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आपके लिए लिख रहा हूँ, इनके बाद हमने हमेशा इन्वर्शन करनी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस लिख रहा हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट
expressions. नंबर 1, एक वर्ड बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं, हार्डली, इसी के साथ दूसरा वर्ड है barely, थर्ड इज scarcely. 3 हो गए. फिर इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं neither के बाद भी इन्वर्शन है, nor के बाद भी इन्वर्शन है. ये हार्डली, barely, scarcely, इनको आप बहुत कॉमनली इकट्ठा बोलते हैं. neither nor भी है. फिर इसी तरह से मिलता जुलता एक एक्सप्रेशन, नॉर के बाद आपको नॉट याद रह देगा, तो नॉट ओनली, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको मालूम है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो. लेकिन यहाँ पर बट ऑल्सो के बाद इन्वर्शन नहीं होती है. मैं सिर्फ वही पर्पल में लिख रहा हूँ जिनके बाद होती है. इसको मैंने सर्कल कर दिया कि इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है. नॉट ओनली के बाद बाय द वे इन्वर्शन होती है. नेवर नेगेटिव वर्ड है. नेवर आई हैव सेड दैट, नेवर हैव आई सेड दैट, एम्फेटिक है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने ये बात कभी की ही नहीं. ठीक है, नेवर आ गया. नेवर के बाद दूसरा वर्ड हमारे पास आ गया सेल्डम. चिप्स में, नॉवल में आपने रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज, ये आपने पढ़ा था. वो नेवर एवर एक ही बात है. रेयरली आ गया. नॉट टिल, ये आपके वन वर्ड एक्सप्रेशन हो गए. हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नाइदर, नो, नॉट ओनली, नेवर, सेल्डम, रेयरली, नॉट टिल. तो ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद आप इन्वर्ट करते हैं. लेकिन समटाइम्स नेगेटिव के अलावा, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था सो के बाद भी आप इन्वर्ट कर सकते हैं उसको एम्फसाइज करने के लिए. अब आते हैं फ्रेजेस की तरफ. क्या कुछ फ्रेजेस भी एक्सप्रेशन के तौर पे यूज़ हो सकते हैं जिसमें आप इन्वर्ट करें? जी, जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं. जैसे कि मैं लिख दूं ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, या इसी तरह से अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में, अंडर नो सर्कमस्टांसेस. इस तरह के फ्रेजेस भी हम यूज़ कर लेते हैं इन्वर्ट करने के लिए. तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू आर अलाउड टू गो देयर, आइदर के साथ नहीं होती माही, आइदर के साथ इन्वर्शन नहीं होती. अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू आर अलाउड टू गो देयर, इसको करेक्ट करें. इन्वर्ट करना है इसको. अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर. मैंने नॉट भी यूज़ किया था, तो फिर आप उसको एडजस्ट कर लें. अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर यू, ठीक है, तो ये आर यू पहले आ जाएगा, तो ये आपका इन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है जी. अंडर नो सर्कमस्टांसेस आर यू अलाउड टू गो देयर. तो इसका मतलब ये है कि इन फ्रेजेस के बाद आप इन्वर्ट करेंगे जब ये स्टार्ट में आएंगे. हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, नाइदर, नो, नॉट ओनली के बाद इन्वर्शन होती है, बट ऑल्सो के बाद नहीं होती. नेवर के बाद होगी, सेल्डम के बाद होगी, रेयरली, नॉट टिल. ठीक है. अब एक एक्सप्रेशन जो मैंने ऊपर सेंटेंस में मेंशन किया था, तो मेरा फोकस था लिटिल, यानी कि कुछ भी नहीं पता, बहुत कम मालूमात है, तो ये भी आपकी इन्वर्शन में आ जाता है. अब आप अपना वो क्वेश्चन देखिएगा तो उससे आपको समझ आ जाएगी बात. जी बेटा, मैंने नो सुनर नहीं लिखा गनवा, नो सुनर के बाद भी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं. अब आपने मेंशन किया नो सुनर के बाद भी इन्वर्शन होती है. ये सिर्फ एक आपको आइडिया देना था कि इन्वर्शन किन एक्सप्रेशंस के बाद हम करते हैं. इन्वर्शन का पॉइंट क्लियर हो गया. बाकी जिनके साथ अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सप्रेशन है, मतलब किसी भी हालात में कुछ भी हो. ठीक है. अब आखिरी बात सुनिए. रूल्स मैंने आपको ट्रेडिशनली जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, मैंने आपको उस तरह की किसी भी चीज़ में नहीं उलझाया. मैंने आपके कुछ जो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी उसको यूज़ किया, कुछ मैंने आपको वर्ड, फ्रेज और क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दी, और कुछ अब मैंने आपको एक दो एग्जांपल करवा के बता दिया. अब मैं एक दफ़ा रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने आपको आज क्या क्या करवा दिया है. सबसे पहले
जब भी कोई वर्ड एज अ सब्जेक्ट आएगा मैंने आपको वो क्लियर करवा दिया कि वो कितनी तरह के वर्ड्स होंगे, तो आपका सब्जेक्ट वर्ड का जो पॉइंट है, बल्कि मैं अब यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो। आप ये जिस तरह से आप पढ़ते आए हैं ना, मैं चले वैसे भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। मैंने आपको पॉइंट सब्जेक्ट एंड वर्ब बता दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फ्रेज एज अ सब्जेक्ट हो तो उसके साथ कौन सा वर्ब आता है वो भी बता दिया है। मैं बच्चे 1 मिनट 2 में ये पॉइंट्स लिख दूं ताकि इन्हें क्लियर हो जाए जिन मेरे बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपका सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब कौन सा आता है। अब आपको ये पॉइंट्स देख के समझ आ जाएगी कि हाँ ये पॉइंट्स तो सारे हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ बताने का लिखने का अंदाज डिफरेंट था, ठीक है। फिर फ्रेजेस तो आपके जेरेंट फ्रेज भी होते हैं, वो तो हमने पढ़े ही हैं, इन्फिनेटिव भी है। स्पेसिफिकली जो आपका कई बच्चे इसको अलग से पढ़ते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, वो होता बेसिकली यही फ्रेज के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है, इसी में आता है वो, ठीक है। नॉमिनल एडजेक्टिव भी मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर पॉइंट नंबर 5, इन्वर्शन में भी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। मैं डिपेंडेंट क्लॉज वाला दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट दो। ये 5 पॉइंट मैंने बता दिए आपको। इन्वर्शन मैंने भी लास्ट में बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बाकी 4 बातें सब्जेक्ट, फ्रेज, डिपेंडेंट क्लॉज, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब कल मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? कल मैं स्टार्ट करूँगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड वाले एक्सप्रेशन। जी जी, नमाज की ब्रेक दे रहे हैं यार आपको। तो ये वाले पॉइंट्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे कि सब्जेक्ट 1 के साथ कब वर्ब आता है, 2 के साथ, एंड के साथ, ये वाले एक्सप्रेशन इंशाल्लाह कल आपसे डिस्कस होंगे। लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा। इन्वर्शन से क्वेश्चन नहीं, इन्वर्शन सिर्फ एम्फेटिक स्टाइल है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। आप नमाज अदा कीजिए। जी, कैन आई आस्क यू? जी कीजिए मरियम, जल्दी प्रिसाइजली क्वेश्चन कीजिए अपना। क्या सवाल है आपका मरियम? ज्यूरी कलेक्टिव है, एक से ज़्यादा लोग मिलके बनाते हैं। थैंक यू फलक, पता नहीं बेस्ट है कि नहीं है, लेकिन जो उसका मकसद है वो पूरा हो जाए तो फिर ये मेरे लिए बेस्ट है। कल आपको इन्वर्शन की डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे, क्वेश्चंस। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनके 2-3 सवाल मैंने यहाँ बता दिए। कल फिर हम आगे, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, थोड़े नहीं हैं, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह जब पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेरी तरफ से आपको खैर बाद, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।